अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में डॉक्टर कमल अडवाणी है। आपको बताते चलूं कि आप MBBS HCPS हैं, साथ ही साथ आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन हैं और हाशमानी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। डॉक्टर साहब से आज हम ना सिर्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा सा उनसे उनके बारे में भी जानेंगे। हमेशा हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, बहुत सारी और ऐसी बातें भी शेयर होती हैं जिससे हम सबको फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हेलो डॉक्टर कमल, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आई एम गुड। सबसे पहले डॉक्टर कमल, थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम थोड़ी सी डॉक्टर्स की जो भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं उनकी बायोग्राफी जानना चाहते हैं, उनको टाइमलाइन में लेके जाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो कई बार आपको देखकर बहुत कुछ सीख लेते हैं, थोड़े मोटिवेटेड फील करते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये कब डिसाइड किया था डॉक्टर कमल ने? क्या स्कूल के दिनों से ही डिसाइड हो गया था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है? कैसे स्टार्ट हुआ करियर का? हाँ, यही समझ लें कि जैसे इंटर के बाद, 12th के बाद ही था कि मैं जहाँ से आई हूँ वो एक बहुत छोटा सा टाउन है। वहाँ पे गर्ल्स का पढ़ना इतना कोई वो नहीं था, मतलब ज्यादा कॉमन नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली और मेरा हमेशा से ही शौक था कि मुझे कुछ करना है। लाइक वैसे बेसिकली जैसे गर्ल्स होती हैं कि पढ़ाई कर ली, 12th के बाद शादी कर ली, वैसा वाला कोई इरादा नहीं था। और वहाँ पे जो है डॉक्टर, फिर भी हम डॉक्टर की तरफ जा सकते थे, लाइक डॉक्टर बनने की तरफ जा सकते थे। तो तब से ही मेरा था कि नहीं, कुछ तो करना है, तो इसलिए मैं उस रास्ते चली गई। जब आप इस रास्ते चली गई तो होता है ना, जब आप चूज कर लेते हैं कि भाई ठीक है मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो कोई ऐसी मोटिवेशन थी या कोई ऐसी ड्रिवन फोर्स थी कि जिसको आप लुक फॉरवर्ड करती थी कि हाँ, इनको देख कर मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिली थ्रू आउट माई करियर, या इनको देख के मैंने इंस्पिरेशन ली? एक तो मेरे फादर का बड़ा था कि जो है वो खुद पढ़ना चाहते थे, कहीं किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो नहीं कर पाए, तो उनका था कि मैं अपने बच्चों को जरूर आगे लेकर जाऊंगा, पढ़ाई करवाऊंगा। और दूसरा, मेरी फैमिली में मेरी कजन थी मुझसे बड़ी, जो कि फर्स्ट डॉक्टर समझ लें। हम उनको देखकर जरा और इंस्पायर हुए कि नहीं, हमें भी डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा काम कर रही है ये। तो उससे ही एक इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, हमें तो करना है ये। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो मैं सभी डॉक्टर से पूछती हूँ। आप क्योंकि हम 2026 में हैं, AI का दौर है, हम कहते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई ने भी और मेडिकल ने भी बहुत इवॉल्व कर लिया है। आप नए आने वाले डॉक्टर्स को या प्रैक्टिशनर्स को या उन स्टूडेंट्स को जिनको आप देख रही हैं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये ही कि बी ऑनेस्ट विथ योर प्रोफेशन एंड एम्पैथेटिक विथ पेशेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि जब आप उनको फील करेंगे तो आप उनका अच्छे से इलाज कर पाएंगे, अच्छे से एक उनकी केयर कर पाएंगे। तो बस ऑनेस्ट रहें और बाकी चलता जाएगा खुद ही। अच्छा डॉक्टर कमल, अगर मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन में लेके जाऊं तो आपको अपनी शख्सियत में क्या तब्दीली महसूस होती है आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर? मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। लोगों से मिलना अब मुझे सही अच्छा लगता है। जैसे पहले मैं बहुत कंजर्वेटिव थी, अब थोड़ा सा मैं सोशली इवॉल्व हुई हूँ, थोड़ा और कॉन्फिडेंट हुई हूँ। तो ये चेंज और बहुत अच्छा चेंज है ये मेरे ख्याल से। एक और सवाल है जो कि मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। अमूमन तौर पर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि जो डॉक्टर्स की जिंदगी है वो तो बड़ी आराम की है, कोट पहनते हैं, AC में बैठते हैं, जल्दी जल्दी पेशेंट्स देखते हैं। जो दूसरी तरफ एक कुर्बानी होती है डॉक्टर की, या हम जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है, वो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो एज डॉक्टर आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो डॉक्टर दे रहे होते हैं लेकिन लोगों को उतना पता नहीं चल रहा होता? नहीं, मेन तो आपका ये है कि आपके घर का कंफर्ट जो है उसको छोड़ के आप आना, आपने सब काम, जैसे कहीं हॉस्टल में रहना तो सब काम आपने खुद करना है, सब चीजों को खुद हैंडल करना है, घर वालों को नहीं बता सकते क्योंकि वो परेशान होंगे। तो ये एक चीजें हैं। बाकी कुछ ऐसे, जैसे अगर जॉब लाइफ में जाते हैं तो फिर कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो हम अपनी शेड्यूल की वजह से उनको फिर पीछे छोड़ते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल आप ज्यादा एग्री करेंगे, फिर वो लाइफ टाइम के लिए होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन वही है कि हमेशा जॉब, पढ़ाई, तो बाकी चीजें पीछे छूटती जाती हैं। इस तरह फिर
यही होता है। अरे डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हमेशा ही हमारे डॉक्टर्स हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज देके जाते हैं, और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट भी डॉक्टर साहब अगर मैं इसको प्रोनाउंस करने में गलती करूं। जैसे आज हम बात करेंगे सुस्त आंख बेसिकली क्या है, या एंब्लियोपिया क्या है, डॉक्टर साहब बताएंगे हमें। तो सब पहला भी अगर सवाल मैं आपसे करना चाहूँ तो ये जो सुस्त आंख की टर्म हमें सुनने में आती है एंब्लियोपिया, ये एक्चुअली में क्या है? असल में इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी एक आंख या रेयरली दोनों आंखों की नजर जो है वो वीक होती है। बहुत एकदम से खत्म नहीं होती, जैसे वीक होती है। एक आंख आपकी अच्छी होती है, नॉर्मल होती है, एक वीक होती है। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी ब्रेन जो है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचा सकता कि वो क्लियर इमेज बने और हमें सही से नजर आए उस एक आंख से। तो वो एक आंख हमारी वीक होते होते बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये जो बीमारी है सुस्त आंख की, ये अब बहुत कॉमन है या लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है? और ये भी प्लीज बताइएगा कि इसके अगर लोग समझते हैं कि ठीक है अगर हो भी गया तो अगर उसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये कितने खतरे का बायस करती है? कॉमन है जैसे 1 to 3% वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन अफेक्टेड है, मोस्टली बच्चों में ही कॉमन है। क्योंकि एक तो बच्चों में ये होता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमें नजर नहीं आ रहा। फिर वो होता है कि हमें या तो उनके टीचर्स से पता चलता है कि वो बोर्ड्स सही नहीं देख पा रहे या फोकस नहीं कर पा रहे चीज को, तो फिर पेरेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और बहुत मजेदार चीज होती है इसमें कि बच्चों में स्क्विंट या टेढ़ापन जो है वो हो जाता है इसमें, तब पेरेंट्स को फील होता है कि अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है। सही। तो वो एक चीज होती है कि हमें पता चलता है कि हाँ इसकी आंख में कोई मसला है। फिर जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है, इस आंख में विजन कम है, तो ये एंब्लियोपिया की तरफ जा रही है आंख। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि एंब्लियोपिया जो है वो बेसिकली वो होता किस वजह से है? क्या ये जेनेटिकली बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है या कोई ऐसे ही हमारे एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि जिसकी वजह से आंख सुस्त हो जाती है? नहीं, जेनेटिकली नहीं होता ये। असल में इसमें आंख में आपकी कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती। ये जस्ट एक होता है आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी आंख जो है, जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं, हमारी आंख सिग्नल भेजती है ब्रेन को, ठीक है, तो ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें क्लियर इमेज दिखाता है। एंब्लियोपिया में क्या होता है, जब एक आंख थोड़ी सी वीक होती है तो उसमें ये होता है कि वो जिस आंख में वीक इमेज बनता है तो ब्रेन उसको इग्नोर करता है। इग्नोर करते करते वो फिर लेजी आई हो जाती है, तो फिर आपका विजन क्लियर नहीं होगा उसके बाद। एग्जैक्टली। एक आंख से आप जो वीक आंख है उसका जो इमेज जाएगा ब्रेन की तरफ वो ब्लर होगा, और जो नॉर्मल आंख होगी उसका जो इमेज जाएगा वो क्लियर होगा। तो ऑब्वियसली ब्रेन कंफ्यूज होता है, तो वो ब्लर जो इमेज जाता है उसको फिर सप्रेस कर देता है, और इस तरह एंब्लियोपिया होता है। अब मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहूंगी। मुझे प्लीज ये भी बताइएगा कि अब कौन कौन सी ऐसी बेसिक या नुमाया अलामात हैं कि जिसके बाद फौरन आपको जरूरत है कि आप जाकर आई स्पेशलिस्ट को अपनी आंखों को चेक करवाएं, चाहे ये बच्चों में हो रहा है जिसको फील हो रही है। प्लीज हमें बताइएगा कैसे कौन कौन सी बेसिक सिम्टम्स हैं जिसको फौरन आप। अच्छा, एक तो अगर बच्चा कंप्लेन करता है या उसकी टीचर्स कंप्लेन करते हैं या पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नजर नहीं आ रहा, बच्चे को फोकस नहीं कर पा रहा। दूसरा, अगर बच्चे में स्क्विंट है तो आपने फौरन से दिखाना है, क्योंकि स्क्विंट या टेढ़ापन जिसको हम कहते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है एंब्लियोपिया की। और तीसरा, अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जैसे कैटरेक्ट है बच्चों में, मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं, अगर वो है, या पीछे पर्दे में उनके कोई ऐसा निशान आ गया है, कोई दाग आ गया है जिसकी वजह से वो सिग्नल सही से नहीं जा रहे, तो वो चीज। अच्छा, एक और चीज कि बच्चा बार बार अपनी एक आंख बंद कर रहा है और एक आंख से देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे एंब्लियोपिया हो सकता है कि एक आंख जो है वो सप्रेस हो जाती है। और दूसरा, ट्रीटमेंट के हवाले से हम जाएं तो ट्रीटमेंट इसके काफी हैं। जैसे अगर चश्मे का नंबर है मेन, तो हम फिर उसको करेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है पैचिंग। पैचिंग होता है, उसमें क्या करते हैं हम कि जो नॉर्मल आंख होती है हमारी, हम उसको पैच कर देते हैं, लाइक कवर कर देते हैं।
कुछ घंटों के लिए, Okay. जैसे दिन में अगर माइल्ड थोड़ा सा है अम्ब्लायोपिया, इतना ज्यादा नहीं है, बहुत सीवियर नहीं है, बच्चा जैसे हम जो विजुअल एक्यूटी का चार्ट होता है वो हम रीड करवाते हैं, अगर बच्चा ऊपर की 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पढ़ लेता है तो मतलब मॉडरेट है, तो उसमें पैचिंग जो हमारी दूसरी नॉर्मल आंख होती है उसको हम लाइक 2 to 4 आवर कहते हैं कि वो बंद कर दें, जो हमारी वीक आंख है उसको हम यूज करवा रहे होते हैं कि वो ज्यादा यूज होगी, उस वक्त हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि जो नॉर्मल आंख है आपकी उसको बंद करके जो दूसरी वीक आंख है उससे ज्यादातर काम लें, उस वक्त आप उनसे होमवर्क करवा लें, कोई पेंटिंग करवा लें, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी हम पैचिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि अब क्योंकि ये ऑलरेडी बच्चों में आप बता रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई पेरेंट हमें देखता है और बच्चे में ऑलरेडी उसकी आंख में और भी कोई मसाइल है, होता है बहुत ज्यादा बच्चों के साथ, तो क्या फिर ये बहुत क्रिटिकल होता है और ऐसी सिचुएशन में आप एज अ सर्जन फिर रेकमेंड करती हैं कि फिर सर्जरी की तरफ भी जाया जाता है इसमें? नहीं, इसमें सर्जरी नहीं होती। तो फिर अगर ये खतरनाक हो जाए या बढ़ जाए तो फिर क्या करें वालिदैन, किस तरफ जाएंगे? अच्छा, ये मोस्टली यही एक चीज है कि उसमें जो विजन है, अगर इजीली बच्चों में हमें पता नहीं चलता और बच्चे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, मोस्टली होता ही बच्चों में है ये, तो काफी ये होता है कि वो डायग्नोस सही से नहीं हो पाता, और डायग्नोस सही से नहीं हो पाता तो उसमें ये होता है कि फिर हम आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास इतने नहीं होते, अनलेस कि हम उसी एज पीरियड में हम उनका पैचिंग कर लें, या एट्रोपिन एक ड्रॉप्स होते हैं कि उसमें हम नॉर्मल आई को ब्लर कर देते हैं। सर्जरी का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी कोई नहीं होती है। सही। तो अगर किसी को ये चीज बढ़ जाए और थोड़ी सी बच्चे की उम्र बढ़ जाए, तो ऐसे में फिर आप एज एक्सपर्ट लोगों को क्या मशवरा देते हैं? क्या बच्चे पे प्रॉपर ग्लासेस लगा के रखें या कुछ ऐसे खास एहतियात करें जो कि इस चीज को मजीद तकलीफ में ना लाए? हाँ, जैसे बच्चा अगर 8 years तक का है, तो अगर आप कुछ ऐसी चीज नोट कर रहे हैं बच्चे में, स्क्विंट हो गया प्रॉपरली, जैसे मैंने पहले बताया कि फोकस सही नहीं है, बच्चा बार बार आंख बंद कर रहा है, तो आपने फौरन से डॉक्टर को दिखाना है कि ये चीजें लेजी आई की तरफ जा सकती हैं। और अगर एक बच्चे को है लेजी आंख, एक डायग्नोस हो चुका है, उसके बाद आपने प्रॉपर उसको पैचिंग या जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जो नंबर होते हैं ग्लासेस के, वो आपने कंटिन्यूअस लगाने हैं कि वो वर्स नहीं हो। और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं कि अगर हम अच्छे से, एक पेरेंट भी मेहनत कर रहा है उस पे कि अच्छे से पैचिंग कर रहा है, जैसे 6 से 8 घंटे, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट के हम चांसेस देखते हैं। ओके डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं अब आपसे करने वाली थी टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कि अगर कोई पेरेंट पैचिंग की तरफ जाता है, जैसे आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर दिया, कई बार ऐसा होता है ना वालिदैन को इतनी साइंस नहीं पता होती तो वो घबरा जाते हैं और वापस चले जाते हैं, तो जरूर ये बताएगा कि कितने चांसेस होते हैं कि अगर बर वक्त बच्चा पहुंच जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल, वो 90 to 100% चांसेस होते हैं कि उसकी आंख बिल्कुल सही हो जाए। कि हम पहले बच्चा आए, सिर्फ बोर्ड पे उन्होंने 2 लाइन पढ़ ली और 3 to 6 months की पैचिंग कर ली या उससे ज्यादा, अगर सीवियर, डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, अगर पैचिंग कर ली तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, विजन एकदम नॉर्मल हो जाती है कुछ ही टाइम में। सही। एक जस्ट ये होता है कि डेडिकेशन से आप उसका ट्रीट करें और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, मतलब 100% बच्चे की आंख बिल्कुल सेट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे मैं बहुत ही जनरल आपसे एक टिप लेना चाहूंगी एज एन एक्सपर्ट। आपके पास रोजाना मुताबिक पेशेंट्स आते हैं, कोई एक मैसेज जो डॉक्टर कमल अपने दिल से आवाम को देना चाहती हैं एज एन आई सर्जन या एज एन एक्सपर्ट, जो आपको लगता है कि शायद अभी भी आंखों के मामले में लेकर लोगों को शायद ये थोड़ी सी भी मिथ्स हैं, लोग शायद उसको उतना सीरियस नहीं लेते, आई रियली वांट कि आप जरूर हमें कोई ना कोई टिप जरूर देके जाइएगा। मेन तो आजकल का जैसे टाइम है, स्क्रीन्स का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। इवन बच्चों में कुछ पेरेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि मैं कहूंगी कि थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हैं कि आईपैड दे दिया, मेरा बच्चा तो सारा दिन आईपैड यूज करता है, तो इट्स नॉट गुड फॉर देम। उससे ही आपकी ये सारी चीजें वहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे ये होता था कि स्क्रीन नहीं होती थी, तो ग्लासेस आप देखेंगे कि प्रीवियस जो हैं उनको ग्लासेस इतने ही, आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस हैं। तो इस चीज का मैं कहूंगी कि स्क्रीन को लिमिट करना, हार्डली 1 घंटा अगर आप देख रहे हैं मोबाइल, तो
नहीं देना चाहिए। आप टीवी बड़ी स्क्रीन जो होती हैं वो दिखा दें तो वो ज्यादा बेहतर है बच्चों के लिए। That's very true. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू खूबसूरत तरीके से आज के टॉपिक को कवर किया। हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट होता है दैट इज रैपिड फायर। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा लाइट मोड पे एंड करें। तो डॉक्टर साहब जो आपके जहन में पहला ख्याल आए, पहला वर्ड आया, बस बताइएगा। डॉक्टर कमल अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं? इंस्टाग्राम। ओके, सही। डॉक्टर साहब आपका फेवरेट सीजन वेदर कौन सा है, कौन सा मौसम? विंटर। विंटर्स, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब को जब वक्त मिलता है तो डॉक्टर साहब आप क्या प्रेफर करती हैं, खाना पकाना या फिर खाना ऑर्डर करना? ऑर्डर करना। बिल्कुल ठीक है। जब आपको वक्त मिलता है तो आप यूजुअली रिलैक्स करने के लिए व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं? मैं शॉपिंग पे चली जाती हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर साहब की बात से मैं खुद भी एग्री करूंगी, बड़ी इट्स वेरी थेरेप्यूटिक आल्सो। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर आपको एक परेशानी हो जाए कि मैंने क्या किया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कोई रीसेंट बुक या ऐसी मूवी जो आपने देखी हो, आपने एंजॉय की हो और आपको बहुत अच्छी लगी और आप हमें भी बताएंगे ये जरूर देखें या पढ़ें, एनीथिंग? ऐसा कोई नहीं है आपको याद नहीं आ रही? रिसेंटली कोई ऐसी देखी नहीं मूवी, वो कुछ पढ़ा नहीं तो इसलिए। अच्छा डॉक्टर कमल, माशाल्लाह आप ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं और एक्सपर्ट बनते हैं तो बहुत सारी स्किल सीख ही लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी स्किल जो डॉक्टर कमल को भी लगता है कि काश मैं ये भी सीख लेती या मुझे ये भी आना चाहिए, वो क्या है? मुझे थोड़ा सा सिंगिंग की तरफ है कि मैं कभी वो सीख लेती। बिल्कुल अभी मैं इतना अच्छा मेरा है नहीं, पर मेरे शौक था कि मैं शायद कर लेती। डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये शौक ऐसा है कि ये तो आप कभी भी सीख सकती हैं और Exactly. मुझे जरूर सीखना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब डू यू हैव पेट्स? आपके पास पेट्स हैं? ओके। आज की डॉक्टर साहब मसरूफ तरीन लाइफ में आप अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स पे ट्रैक कैसे रखती है? डू यू राइट नोट्स या आप कैसे रखती हैं? मोबाइल पे अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो उसमें अलार्म लगा देना क्योंकि वो याद रहे, यही चीज है। डॉक्टर साहब आपके वीकेंड्स का स्टार्ट कैसे होता है? मैं बहुत स्लोली स्टार्ट करती हूँ वीकेंड्स, ज्यादा हसल वसल नहीं होता। सुबह उठ के अपनी कॉफी चाय जो भी है वो एंजॉय करके फिर डी का स्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट, लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा गोल जो आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं एज डॉक्टर कमल अडवाणी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि ये भी मैं इंशाल्लाह ताला कर लूँगी? व्हाट इज दैट? मेन तो हमारे फील्ड में होता है कि हम सर्जरीज बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, तो आगे भी यही है, लर्निंग हमेशा ही चलती रहती है हमारी। तो बस यही है कि आज जो मैं हूँ उससे ज्यादा और अच्छा होना चाहूंगी। एग्जैक्टली, और सर्जरी के हवाले से या अपने पेशेंट्स के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर डॉक्टर अच्छे होते हैं तो आपकी जो आधी तकलीफ है, आपका आधा स्ट्रेस है, वो वैसे खत्म हो जाता है। सो अगर आपको कोई भी आंख से मुताल्लिक तकलीफ है, आप जरूर डॉक्टर कमल अडवाणी को विजिट कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।